लव के गेम की खिलाड़ी बनी पिंकी। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में फैलते अपराधों को जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करते। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज की हमारी कहानी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की है, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लव के गेम की खिलाड़ी बनी पिंकी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। कहते हैं कि घर की देहरी लांघने के बाद भी यदि किसी महिला के पैर नहीं रुकते हैं तो उस घर की बर्बादी निश्चित है। मुरादाबाद की पिंकी ने भी यही किया। अपने ब्याता को छोड़कर वो किशनवीर के साथ रहने लगी। इसके बावजूद चाचा भतीजे से उसके अवैध संबंध हो गए। इसके बाद जो हुआ, वो पति की रोज रोज की कलह से पिंकी परेशान हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने दोनों प्रेमियों से बात कर किशन को रास्ते से हटाने के लिए खतरनाक योजना बना डाली। किशन को कई दिनों से नशे के लिए शराब की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जेब में कोई पैसा भी नहीं था। योजना के अनुसार पिंकी ने अपने पति किशन से कहा कि इस समय नितिन स्योंडारा में है, उससे बात हो गई है, तुम उसके पास चले जाओ, वो 4000 तुम्हें देगा, लेकर आ जाओ। ग्राम स्योंडारा मिट्ठनपुर मौजा गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। किशन स्योंडारा पहुंच गया। वहां पर चमन शर्मा, नितिन शर्मा, अवनेश और रविकांत मौजूद थे। बराबर में ही शराब की दुकान थी। नितिन ने जाकर 2 बोतल शराब खरीदी और एकांत में पांचों जाकर बैठ गए। किशन ने नितिन से कहा कि पिंकी ने पैसों के लिए भेजा है, हमें पता है, पहले एक पैग ले ले, फिर चले जाना। योजना के अनुसार उन्होंने किशन को जमकर शराब पिलाई। किशन नशे में इतना चूर हो गया कि अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। तीनों ने किशन को उठाकर एक बाइक पर बैठाया। नितिन उसे पकड़कर पीछे बैठ गया। बाकी दोनों लोग बाइक के पीछे पीछे चल दिए। अंधेरा हो चुका था। करीब 15 किलोमीटर दूर गांव ढकिया नरू पहुंचने पर उन्हें धान के खेत में पानी भरा दिखाई दिया। ये एक सुनसान जगह थी। उस समय उधर से किसी का आना जाना भी नहीं हो रहा था। तीनों ने फिर उसे बाइक से उतारा, उसे खेत में ले जाकर औंधे मुंह गिरा दिया और वे उसके ऊपर खड़े हो गए। वो छटपटाता रहा, हाथ पांव मारता रहा, लेकिन जब तक सांसें रुक नहीं गईं, वे उसके ऊपर खड़े रहे। किशन की मौत होते ही सब घबराकर वहां से भाग गए। पिंकी शुरू से पूरी लोकेशन मोबाइल से ले रही थी। नितिन लगातार अपने मोबाइल से पिंकी को अपडेट दे रहा था। उसकी सांस रुक जाने पर नितिन ने बता दिया कि रास्ते का कांटा हट गया है। जिला मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढकिया नरू को जाने वाले रोड किनारे प्रेम सिंह का खेत स्थित है। खेत में धान लगे थे। 31 जुलाई 2025 को उनके धान के खेत में शव पड़े होने की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया। वो व्यक्ति कोई अनजान था। अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना ग्राम प्रधान मनोहर सिंह द्वारा पुलिस को दी गई। ग्राम प्रधान की सूचना पर मौके पर पहुंचे कोतवाल मोहित कुमार मलिक और फोरेंसिक टीम ने बारीकी से शव और मौके की जांच की। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति शव की शिनाख्त नहीं कर सका। घटनास्थल की कार्रवाई पूरी कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। दूसरे दिन अखबारों में किसी व्यक्ति की लाश मिलने की खबरें छपी। खबर पढ़कर महेंद्र नाम का व्यक्ति कोतवाली बिलारी पहुंचा, क्योंकि उसका भाई किशनवीर एक दिन पहले शाम 4:30 बजे से गायब था। महेंद्र सिंह जिला संभल के थाना कुट फतेहगढ़ के गांव मिट्ठनपुर मौजा निवासी पर्वत सिंह का बेटा था। पुलिस उसे मोर्चरी ले गई। पुलिस ने उसे मोर्चरी में रखी लाश दिखाई तो लाश देखकर महेंद्र के होश उड़ गए। उसकी चीख निकल गई। उसे चक्कर आने लगा। साथ के लोगों ने उसे संभाला, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके 40 वर्षीय भाई किशनवीर की थी। पुलिस उसे दुर्घटना मान रही थी, क्योंकि पुलिस को पता चला कि किशनवीर शराबी था। इसलिए पुलिस ने सोचा कि ये नशे में धुत होकर खेत की तरफ चला आया होगा और मुंह के बल गिरा होगा। मुंह और नाक में पानी मिट्टी भर जाने से सांस न आने पर मौत हो गई होगी। किंतु यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा था कि किशनवीर अपने घर से करीब 15 किलोमीटर दूर एकांत जगह किसी खेत में कैसे आया, क्यों आया? उधर पति के लापता होने के दूसरे दिन पिंकी गांव के लोगों से कहती रही कि उसके पति रात से अभी तक नहीं आए हैं। तीसरे दिन बड़े भाई महेंद्र सिंह ने अखबारों में खबर छपने के बाद बिलारी कोतवाली पुलिस से संपर्क किया और पोस्टमार्टम हाउस में जाकर अपने भाई की लाश की पहचान की। डेड बॉडी को लेकर वे लोग अपने गांव आ गए। 12 अगस्त 2025 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई। महेंद्र सिंह ने बताया कि ये लोग किशन की मृत्यु के बाद होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में लगे हुए थे, इसलिए 12 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। गांव में खूब चर्चा थी कि चाचा भतीजे चमन शर्मा और नितिन शर्मा ने ही किशनवीर की हत्या की है। पुलिस ने पिंकी से जानकारी की तो उसने कहा कि उसके पति तो शराबी थे, कहीं चले गए होंगे, नशे में होने के कारण उस खेत में गिर गए होंगे, जिससे उनकी मौत हो गई होगी। पुलिस को पिंकी से पूछताछ के समय ज्यादा सख्ती की जरूरत नहीं पड़ी। धमकाने पर ही उसने सारा सच उगल दिया। कोतवाल मोहित कुमार मलिक के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने अभियुक्त चमन शर्मा, नितिन शर्मा निवासी गांव मनकुला, रविकांत निवासी मोहल्ला प्रेम विहार बिलारी, पिंकी निवासी गांव मिट्ठनपुर मौजा, थाना कुड़ फतेहगढ़ जनपद संभल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद किशनवीर की हत्या की चौंकाने वाली कहानी सामने आई।
उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की तहसील बिलारी से करीब 13 किलोमीटर दूर एक गांव है मिट्ठनपुर मौजा। इस गांव का थाना कोट फतेहगढ़ लगता है। गांव मिट्ठनपुर मौजा के रहने वाले पर्वत सिंह के 3 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा सतपाल सिंह, दूसरे नंबर का महेंद्र सिंह, तीसरे नंबर पर किशनवीर उर्फ ऋषिपाल। इस गांव में अधिकांश लोग यादव जाति के ही हैं। सबसे बड़े भाई सतपाल की किशनवीर के मर्डर से 27 दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। वो बीमार थे। दूसरे नंबर के महेंद्र सिंह ने अभी तक शादी नहीं की है। महेंद्र सिंह और किशनवीर का मकान संयुक्त रूप से बना हुआ है। सतपाल बराबर में अलग से रहते थे। माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। ये परिवार किसान वर्ग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इतनी कृषि भूमि इनके पास नहीं है कि खेती करके गुजर बसर कर सकें। तीनों भाइयों के पास मिलाकर 8-9 बीघा खेती की जमीन थी, इसलिए मेहनत मजदूरी करके ये परिवार अपनी गुजर बसर कर रहा था। बड़े भाई सतपाल का विवाह हो गया था। गनीमत तो ये रही कि पर्वत सिंह ने अपने सामने ही अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। पिंकी नाम की एक युवती जो किसी कारणवश शादी के कुछ महीने बाद ससुराल से भाग गई। किशनवीर के बहनोई रघुवीर के वो संपर्क में आ गई। वो ट्रक चलाते हैं। युवती ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। रघुवीर का अपना परिवार था जो ठीक ठाक चल रहा था। किसी अज्ञात महिला को अपने साथ रखकर वो अपनी फैमिली में कोई लफड़ा करना नहीं चाहते थे। पिंकी की शादी अभी कुछ ही महीने पहले बड़े धूमधाम से हुई थी, पर ससुराल की चौखट उसके लिए वैसी नहीं निकली जैसी उसने सपनों में देखी थी। रोज की तकरार, छोटे छोटे आरोप और दबाव ने उसका मन तोड़ दिया था। एक दिन आंसुओं से भीगी आंखों के साथ पिंकी ने तय कर लिया कि वो अब और सहन नहीं करेगी। बिना किसी को बताए वो रात में घर से निकल पड़ी। किशन की जिंदगी में इस तरह आई पिंकी, सड़क पर भटकते भटकते उसकी मुलाकात ट्रक ड्राइवर रघुवीर से हुई। रघुवीर ने उसकी परेशानी देखी और उसे अपने साथ ले गया। पिंकी का कहना था कि वो ससुराल नहीं जाएगी और मायके भी नहीं जाएगी। दोनों जगह ही उसे जान का खतरा है। पिंकी की मजबूरी और हालत को देखते हुए रघुवीर ने सोचा कि इसकी शादी अपने किसी साले से करा दी जाए। रघुवीर ने अपने साले महेंद्र और किशन से बात की। दोनों साले अभी कुंवारे थे। महेंद्र ने किशनवीर के साथ ही पिंकी की शादी कराने का सुझाव दिया। रघुवीर ने किशन से बात की तो वो तैयार हो गया। बड़े भाई और बहनोई के कहने पर किशन पिंकी को साथ रखने को तैयार हो गया। फिर सामाजिक रीति रिवाज से पिंकी और किशनवीर के साथ 7 फेरे करा दिए। किशनवीर के साथ रहकर पिंकी को पहली बार अपनापन और सुकून महसूस हुआ। धीरे धीरे दोनों में विश्वास और लगाव पैदा होता गया। जब पिंकी के ससुराल वालों को पिंकी के घर से भाग जाने का पता चला तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके लिए पिंकी का घर से चले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वे लोग उससे पीछा छुड़ाना ही चाहते थे। अपने बचाव में पिंकी के ससुराल वालों ने दूसरे दिन सुबह को ही फोन करके बता दिया कि तुम्हारी बेटी पिंकी यहाँ से रात किसी टाइम चली गई है। मायके वाले बेटी के गायब होने से परेशान थे। खोजबीन करने पर किसी तरह उन्हें पता चल गया कि पिंकी इस समय जिला संभल के एक गांव मिट्ठनपुर मौजा में है। उन्होंने थाने के चक्कर काटे, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई और हर जगह गुहार लगाई। इन सब उथल पुथल के बीच पिंकी ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि अब किशनवीर ही उसका पति है। लोगों ने तरह तरह की बातें की। किसी ने इसे पिंकी की गलती बताया, किसी ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन पिंकी के लिए सच यही था कि उसने अपने जीवन का नया रास्ता चुन लिया था। अब वो बीते कल की कैदी नहीं थी। वो पिंकी नहीं, बल्कि अपनी नई कहानी की नायिका थी। पिंकी के दूसरी बिरादरी में शादी करने पर उसके मायके वालों की बहुत बदनामी हो रही थी। लोग ताने दे रहे थे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। किशनवीर और पिंकी अपनी जिंदगी को और विशाल बनाने के लिए कोशिश करते रहे। एक दिन किशन अपनी पत्नी पिंकी को लेकर अलीगढ़ चला गया। वहां उसने एक कारखाने में नौकरी कर ली। दिन भर मेहनत करके आता, पत्नी उसके स्वागत में तैयार गेट पर ही मिलती। कभी देर हो जाती है तो पिंकी शिकायत करती, टाइम से घर आया करो, अकेले मुझे डर लगता है। तब किशन पत्नी पिंकी को बाहों में भर लेता। मैं हूं तो तुझे डरने की क्या बात है। गोद ना भरने पर अधूरी थी पिंकी की जिंदगी। सब कुछ खुशहाल गुजर रहा था, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी इनको संतान सुख नहीं मिला। जब दोनों ने वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत की थी, तब एक दिन किशन ने अपनी पत्नी पिंकी से कहा था कि जल्द ही हमारा घर बच्चों की हंसी से गूंजेगा। लेकिन समय बीतता गया, पर हंसी उनके आंगन में नहीं आई। किशन हर शाम जब काम से लौटता तो आसपास के बच्चों को खेलते देख उसकी आंखें भर आती। भीतर ही भीतर सोचता कि अगर मेरा भी एक बेटा होता तो थके होने पर मेरी गोद में बैठ जाता। अगर एक बेटी होती तो घर में आते ही मेरे गले में हाथ डालकर उछलकर मेरी बाहों में समा जाती। उसकी हंसी मेरे सारे दर्द भुला देती। पिंकी की पीड़ा और गहरी थी। गांव की औरतें जब मेले या त्योहार पर अपने बच्चों का हाथ थामे जाती तो उसके खाली हाथ और भारी हो जाते। रिश्तेदार और पड़ोसी ताने कसते, संतान नहीं तो जीवन का क्या सुख। इन तानों से वो चुप हो जाती, लेकिन रात को आंसू उसके तकिए भिगोते। किशन उसका हाथ पकड़कर कहता, मुझे तेरी हंसी ही सबसे बड़ा सहारा है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तू मेरे साथ है तो मैं सबसे अमीर हूं।
फिर भी दोनों के भीतर कहीं एक अधूरी चाह थी। उनका प्यार मजबूत था, लेकिन समाज की बातें और भीतर की कसक बार बार दिल चीर देती। कभी कभी दोनों बैठकर सोचते कि क्या हमारा प्यार ही हमारी संतान नहीं? क्या हमारी मेहनत से बनी ये रोटी ही हमारी विरासत नहीं? किशन की अपनी मर्दानगी पर सवाल उठने लगे, पर वो इन्हें मेहनत में डुबो देता। वो खुद को तसल्ली देता, उसे अपनी मर्दानगी में कोई कमी कभी नजर नहीं आई। पिंकी ने इस तरह की शिकायत कभी नहीं की। वो मंदिर जाती, मन्नतें मांगती, व्रत रखती। किशन भी उसका साथ देता, पर उसका विश्वास धीरे धीरे टूट रहा था। किशन ने कहा, क्या हमारा प्यार अधूरा है? क्या हमारी जिंदगी में बस यही कमी रह जाएगी? उसकी आवाज में दर्द था, जो पिंकी के सीने में भी उतर गया। पिंकी ने उसका हाथ थामा और बोली, हमारा प्यार अधूरा नहीं है। बच्चा नहीं हुआ तो क्या, हम एक दूसरे के लिए तो हैं। लेकिन सच तो ये था कि दोनों के दिल में एक टीस थी। पिंकी को लगता शायद वो मां बनने के लायक नहीं। किशन को लगता शायद वो एक पिता बनने का फर्ज नहीं निभा पाया। फिर भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। दिन भर की मेहनत के बाद जब वे रात को एक दूसरे के पास बैठते तो सारी दुनिया की थकान और दुख जैसे पल भर के लिए गायब हो जाते। यहाँ यादव जाति के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। बच्चा पैदा होने के लिए दोनों में से किसी ने कभी किसी डॉक्टर की सलाह पाने के लिए अज्ञानतावश जरूरत नहीं समझी। करीब 3 साल पहले दोनों अलीगढ़ को छोड़कर अपने घर गांव वापस आ गए। किशनवीर ने एक ई-रिक्शा लोन पर ले लिया, जिससे गुजर ठीक ठाक हो रही थी। इसी बीच उसकी मुलाकात करीब 4-5 किलोमीटर दूर मनकुला गांव निवासी चमन शर्मा से हुई। चमन शर्मा क्षेत्र में पंडिताई करता था। मुरादाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों में पंडित ब्राह्मण समाज का एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान होता है। गांवों में उनकी भूमिका सिर्फ धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से भी गहराई से जुड़ी होती है। ब्राह्मण गांव में धार्मिक परामर्शदाता माने जाते हैं। पहले ब्राह्मणों को कृषि पर निर्भर लोगों से दक्षिणा के रूप में धान, गेहूं, अनाज, सब्जी, कपड़ा आदि मिलती थी। अब धीरे धीरे लोग नकद दक्षिणा देने लगे हैं। आधुनिकता के बावजूद गांवों में ब्राह्मणों का सम्मान और धार्मिक आयोजन में उनकी भूमिका लगभग उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। परिस्थितियों के चलते 50 वर्षीय चमन शर्मा का आना जाना किशन के घर हो गया। चमन 3 भाई हैं। चमन का विवाह हो चुका है, एक बच्चा भी है। पिंकी थी यजमान, उसे बना लिया प्रेमिका। चमन दुनियादारी में बड़ा चालाक था। किशनवीर के घर जाते समय वो उसके घर के जरूरत के सामान भी ले जाने लगा। फिर पिंकी उसका बहुत आदर सत्कार करती और उसे खाना खिलाती थी। चमन धीरे धीरे अपनी चाल चलने लगा। उसने पिंकी की ओर देखते हुए कहा, भाभी को बच्चा न होने की चिंता है ना? मेरे पास ऐसा नुस्खा है जिससे निस्संतान दंपत्ति भी माता पिता बन जाते हैं। अगर भरोसा हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। ये सुनते ही पिंकी की आंखों में चमक आ गई। 9 साल से उसका यही सपना अधूरा था। लेकिन किशन को कुछ अटपटा लगा। वो बोला, क्या वाकई ऐसा संभव है? चमन ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, हाँ, मगर ये बात नुस्खे तक नहीं है। साथ में धार्मिक अनुष्ठान व खास उपाय करना पड़ता है। वो सब मैं करूँगा और अपने खर्चे पर करूँगा, लेकिन ये रास बाहर न जाए। धीरे धीरे चमन ने पिंकी के मन में झूठे सपनों की डोर बुननी शुरू कर दी। कभी दवाइयों के नाम पर, कभी ताबीज़ टोने के बहाने वो उसे समझाने लगा कि बच्चा तभी आएगा जब वो उसके बताए खास उपायों पर भरोसा करेगी। किशन सीधा साधा था। उसके दोस्त ने कुछ पुड़िया ला कर दी। कहा, संभोग से 1 घंटा पहले खा लेना, अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। पिंकी मासूम थी। माँ बनने की चाहत में उसने चमन की हर बात पर विश्वास कर लिया। वो सोचती, सच में अब मेरी गोद भर जाएगी। इस तरह चमन और पिंकी के बीच देवर भाभी का रिश्ता गहरा होता चला गया। चमन मजाक के साथ साथ मौका लगता तो थोड़ी छेड़छाड़ और चुम्मा चाटी भी कर लेता था। इसी लालच और विश्वास के बीच चमन ने उसे अपने जाल में उलझा लिया। किशन को लगा उसका दोस्त मददगार है, जबकि असलियत में वो उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। जिस दिन चमन शर्मा को दक्षिणा अधिक मिल जाती, वो कुछ न कुछ अच्छे भोजन के लिए सामान लेकर किशन के घर आ जाता। एक दिन चमन खाने के व्यंजन के साथ में हमेशा की तरह बोतल भी लाया था। उस दिन चमन ने अपने दोस्त को कुछ अधिक शराब पिलाई। मौका लगते ही नशे की गोलियों की पुड़िया लाया था, एक पैग में मिला दी। कुछ ही देर बाद किशन चारपाई पर बेसुध होकर लुढ़क गया। फिर चमन ने अपनी भाभी पिंकी को बुलाकर बाहों में समेट लिया। वो बोली, अरे क्या कर रहे हो, वो देख लेंगे। चमन मुस्कुराता हुआ बोला, उसका पूरा इलाज आज कर दिया है, वैसे इसे अब सुबह तक भी होश नहीं आएगा। पिंकी शर्माते हुए बोली, ऐसा क्या कर दिया? चमन ने पूरी बात बताई और कहा कि आज हम खुलकर रोमांस करेंगे। इसके बाद कमरे का माहौल अचानक बदल गया। पिंकी भी चमन की आंखों में अजीब सी मोहब्बत देख रही थी। इतने दिनों से वो समझ रही थी कि चमन सिर्फ पति का दोस्त ही नहीं, बल्कि उसके दिल में कुछ और जगह बना चुका है। चमन ने कहा, पिंकी,
तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। आज हालात ने हमें मौका दिया है। अगर तुम चाहो तो ये रात हमारी हो सकती है। पिंकी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में हल्की मुस्कान तैर गई। देवर जी, शायद किस्मत ने ही ये मौका दिया है। मैं भी अब रुकना नहीं चाहती। इसके बाद दोनों के बीच की दूरी मिट गई, सारी बंदिशें टूट गईं और वो रात उनके लिए इश्क की एक नई दास्तां बन गई। दो जिस्म जैसे एक जान हो गए। रात का आखिरी पहर था। चमन की अचानक आंखें खुली तो सुबह होने वाली थी। पिंकी भी उठ चुकी थी। पिंकी का चेहरा चमक रहा था और चमन की आंखों में संतोष था। दोनों जानते थे कि ये रिश्ता अब सिर्फ एक रात का नहीं बल्कि उनके जीवन की नई शुरुआत है। पिंकी ने कमरे से बाहर निकल कर देखा, उसके जेठ का कमरा भी बंद था। फिर वो मेन गेट पर आई। बाहर जाकर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। उसने चमन को इशारा किया और वो दबे पांव घर से निकलकर अपने घर चला गया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। पिंकी गर्भवती हो गई और उसे एक बेटा पैदा हुआ। किशन बहुत खुश था। समझ रहा था कि उसके दोस्त ने जो दवा दी थी उसकी वजह से संतान हुई है। किशन ने कर्ज लेकर जो ई रिक्शा लिया था उसे भी बेच दिया, क्योंकि उसे शराब की लत लग चुकी थी। कारोबार कुछ नहीं था। चमन कभी कभी उसके घर आता तो अब वो इतनी मदद नहीं कर पा रहा था जितनी पहले कर दिया करता था। बड़ी तंगी से दिन गुजर रहे थे। बेटा पैदा होने से खर्चे और भी बढ़ गए थे। इसी दौरान इस लव स्टोरी में एक और किरदार प्रवेश कर गया। उसका नाम था नितिन। 20 साल का नितिन पिंकी के प्रेमी चमन का सगा भतीजा था। किशन और नितिन के बीच ई रिक्शा चलाते समय दोस्ती हो गई थी। वो किशन के आर्थिक हालात से भली भांति परिचित था। नितिन अपने पिता की अकेली संतान था। बहुत बड़ा परिवार नहीं है। अपनी सामान्य आर्थिक स्थिति होने के बावजूद नितिन समय समय पर किशन को कुछ रुपए उधार दे दिया करता था। कई दिनों से किशन से उसकी मुलाकात नहीं हुई। एक दिन वो अपने उधार की रकम का तकाजा करने किशन के घर गया। शाम का समय था। सूर्यास्त हो रहा था। किशन और चमन आंगन में बैठे हुए शराब का दौर चला रहे थे। दोनों ने एक साथ नितिन को आवाज लगाई, आओ नितिन आओ। वो अंदर आया। दोनों ने उसे भी अपनी महफिल में शामिल कर लिया। जाम का दौर खत्म हो जाने पर पिंकी से खाना लाने को कहा। पिंकी 3 थालियों में खाना लेकर आई। पिंकी ने आदतन नितिन से नमस्ते की। नितिन ने सर उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। नशे का सुरूर उसे चढ़ ही रहा था। नितिन ने देखा उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर ऐसा तेज जैसे कोई दीपक जल उठा हो। बच्चा पैदा होने के बाद तो जैसे उसके हुस्न में नया निखार आ गया था। उसके गालों पर हल्की लाली, आंखों की गहराई में शांति और होठों पर हमेशा रहने वाली हल्की मुस्कान, सब कुछ उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। खाना खाते समय भी नितिन की नजरें पिंकी का ही पीछा करती रहीं। नितिन ने अपने कर्ज की कोई बात किशन से नहीं की। जाते समय किशन से कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। इस समय भी उसकी नजरें टकटकी लगाए पिंकी को ही देख रही थीं। पहली ही मुलाकात में वो पिंकी को दिस दे बैठा। इसके बाद मुलाकातें बढ़ती रहीं। पिंकी भी नितिन को चाहने लगी। नितिन ने भी अपने चाचा की तरह का तरीका अपनाया। एक दिन वो भी थैला भरकर खाने पीने का अच्छा सामान किशन के घर ले गया। दारू की बोतल और साथ में नशीली गोलियों की पिसी हुई पुड़िया भी थी। उसने भी दारू पीते समय किशन के पैग में नशा की गोलियों का पाउडर मिला दिया। इसके बाद किशन के बेहोशी जैसी हालत में पहुंच जाने पर पिंकी और नितिन ने रात भर एक दूसरे पर जमकर प्यार लुटाया। जवानी से भरपूर नितिन के साथ पिंकी ने भी खूब मौज मस्ती की। इस तरह चाचा भतीजा दोनों ही पिंकी के आशिक हो गए। कभी चाचा तो कभी भतीजा पिंकी की मस्त जवानी का आनंद लेने आ जाते। पिंकी का नितिन की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया था। फिर भी पिंकी उसके चाचा चमन को नाराज करना नहीं चाहती थी। गाहे बगाहे वो चमन को भी खुश कर दिया करती थी। दोनों पिंकी का पूरा ख्याल रखते। साथ में किशन की भी समय समय पर दारू की व्यवस्था कर दिया करते थे। अपनी पत्नी और उसके आशिकों के बीच होने वाली रंगीन रात का किशन को पूरा एहसास था। दिन में नशा उतर जाने पर इधर उधर गांव के लोगों के बीच जाता, तब लोग उसके घर की हालत बयान करते तो वो बहुत शर्मिंदा होता। मामला पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था। क्योंकि दोनों किशन के दोस्त थे, इसलिए कोई सीधे आरोप नहीं लगा रहा था। वो चाचा भतीजे दोनों से टकराने की स्थिति में नहीं था। उन दोनों से टकराने का मतलब उसे साफ दिख रहा था, मौत। इसलिए वो पत्नी पर ही अपना गुस्सा उतार देता था। पिंकी की मुस्कान में मासूमियत का मुखौटा था, लेकिन उसकी आत्मा में विश्वासघात की आग धधक रही थी। वो प्यार नहीं बल्कि वासना का खेल खेल रही थी। इसी खेल के चलते उसने अपने पति किशन वीर उर्फ ऋषिपाल की अपने प्रेमियों के द्वारा हत्या करा दी। सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। पिंकी के साथ उसका 2 साल का बेटा भी जेल चला गया।
एक आरोपी अवनीश कुमार निवासी गांव रमपुरा थाना सोनकपुर जिला मुरादाबाद को पुलिस ने 14 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। उसे भी अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। केस की जांच कोतवाल मोहित कुमार मलिक कर रहे थे। पिंकी थी यजमान, उसे बना लिया प्रेमिका। चमन दुनियादारी में बड़ा चालाक था। किशनवीर के घर जाते समय वो उसके घर के जरूरत के सामान भी ले जाने लगा। फिर पिंकी उसका बहुत आदर सत्कार करती और उसे खाना खिलाती थी। एक दिन चमन पनीर और उससे संबंधित मसाले व अन्य सामान भी लेकर आया, लेकिन उस दिन थैले में एक शराब की बोतल भी थी। चमन ने बोतल निकालकर थैला पिंकी को थमाते हुए कहा, लो भाभी, आज पनीर बनाओ, लेकिन पहले 2 गिलास और लोटे में पीने का पानी दे दो। चमन ने गिलास में पैक तैयार किया। किशन ने मना किया, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीता हूं। कभी तीज त्योहार की बात अलग है। दोस्ती का वास्ता देकर चमन ने किशन को शराब पीने के लिए राजी कर लिया। चमन ने अपने दोस्त किशन से कहा, जाम उठा ले और मुंह से लगा ले, मुंह से लगा कर पी। दोस्त के इस शायरी अंदाज पर किशन मुस्कुराया। पीते पीते दोनों मस्त हो गए। इतनी देर में खाना तैयार हो चुका था। दोनों ने खाना खाया। अगले दिन फिर मुलाकात हुई तो किशन ने चमन का रात की पार्टी के लिए एहसान व्यक्त किया। चमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्ती किस दिन काम आएगी, और फिर मैं तेरे दुख दर्द का हल भी लाया हूं। किशन चौंका, कौन सा हल?